नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रशासन पर। आज हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका या चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखिए, किसी भी संगठन के अंदर काम का बंटवारा होना एक आम बात है। काम का बंटवारा किया जाएगा। तो काम का बंटवारा जिस तरीके से होता है, उसमें कुछ औपचारिक संबंध स्थापित होते हैं। कोई या तो किसी का सीनियर होता है या कोई किसी का कर्मचारी होता है। इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर एक संगठन में जो सबसे चीफ है, सबसे जो मेन है, उसको हम कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालिका हम कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हम उनको कहते हैं। जैसे हमारे देश में भी एक मुख्य कार्यकारी होता है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हैं। रियल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। वैसे एक संगठन के अंदर भी एक मुख्य कार्यधिकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुख्याधिकारी जिसको हम कहते हैं। तो मुख्याधिकारी होता क्या है उसको समझते हैं और प्रशासन के अंदर उनका क्या कुछ रोल है उसको समझते हैं। देखिए, मुख्याधिकारी किसी भी देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मुखिया होता है। जैसे हमारा क्या है, हमारा मुख्याधिकारी हमारे राष्ट्रपति हैं। तो मुख्याधिकारी किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होता है। जरूरी नहीं एक हो, कई बार ये एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। देश की व्यवस्था जो है एक पिरामिड की भांति होती है, वैसे ही व्यवस्था जो है एक संगठन की भी होती है। जहां पर बिल्कुल जो ऊपर शिखर आपको दिख रहा है, शिखर बिंदु, वहां पर होता है मुख्य कार्यधिकारी, मुख्याधिकारी जिसको हम कहते हैं। जो नींव पर चौड़ी, मतलब आप देख पा रहे हो, जिसका बेस है वो काफी ब्रॉड होता है और जो बिल्कुल ऊपर शिखर है वो काफी पतला होता है और ये ऊपर चोटी पर जाकर के बिंदु का रूप धारण कर लेता है। ये बताता है कि किस प्रकार से काम का बंटवारा जो है वो आगे किया गया है। मुख्याधिकारी इस प्रशासनिक पिरामिड का शीर्षस्थ अधिकारी होता है। सबसे टॉप जो एग्जीक्यूटिव है, टॉप जो ऑफिशियल है वो होता है। और अगर मैं देश की बात करूं तो देश के प्रशासन में भी ये केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ लोक प्रशासन के संदर्भ में ही ऐसा है, निजी प्रशासन के संदर्भ में भी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल काफी इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। इनके टाइप क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे भारत में क्या है, एक संसदीय प्रणाली है। तो नाम के हिसाब से अगर हम देखें, मतलब किसके नाम पर काम होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे। और अगर हम ये देखें, अगर आप थोड़ा-सा संविधान को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं करता। राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ती है। सलाह इसकी प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी सलाह लेनी होती है। और ये सलाह सलाह नहीं है, ये सलाह उनके ऊपर बाध्य होती है, मैंडेटरी है, बाइंडिंग है उनके ऊपर। राष्ट्रपति को ये सलाह माननी ही पड़ती है। हालत यहाँ तक है कि राष्ट्रपति जो स्पीच देते हैं, वो भी काफ़ी हद तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो तैयार करती है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहाँ ये चीज़ भी सब कुछ मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा तय की जाती है। देखने में भले ही हमें ये लग रहा हो कि राष्ट्रपति के पास ज़्यादा अधिकार हैं, परंतु एक वास्तव में उन अधिकारों का प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और मंत्रि परिषद करती है। तो इस आधार पर हमने क्या कर दिया, कार्यपालिका को 2 हिस्सों में बाँट दिया। एक होता है वास्तविक अधिकारी और एक होता है नाम मात्र का अधिकारी। तो राष्ट्रपति क्या हुआ? नाम मात्र का मुख्य अधिकारी हुआ और प्रधानमंत्री क्या हुआ? वास्तविक अधिकारी हुआ। ये संसदीय प्रणाली की मैं बात कर रही हूँ। संसदीय प्रणाली के अलावा जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका की अगर आप बात करो, अमेरिका में वहाँ पे सिस्टम क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वहाँ पे जो उनका मुख्य अधिकारी है वो राष्ट्रपति है। वो वास्तव में भी उन्हीं का है, मतलब वास्तव में भी अधिकारी जो है वो वही है और नाम मात्र का भी कह सकते हैं वही है, दोनों वही है। ठीक है? तो ये फ़र्क होता है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में और संसदीय शासन व्यवस्था में। भारतवर्ष में मंत्रिमंडल ही वास्तविक मुख्य अधिकारी होता है और राष्ट्रपति अवास्तविक होता है। ब्रिटेन के भी ऐसा ही कुछ है। ब्रिटेन में जैसे क्राउन है, रानी या राजा होते हैं, तो वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। एक्चुअल में काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, वहां पर भी संसद है। तो मुख्य अधिकारियों के प्रकार समझते हैं। पहला आता है राष्ट्रपति, जो है वो मुख्य अधिकारी के रूप में। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली जहां पर है, उदाहरण के तौर पर हम लेके चल सकते हैं अमेरिका। वहां पर राष्ट्रपति ही वास्तविक मुख्य अधिकारी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति इसी प्रकार का मुख्य अधिकारी का उदाहरण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं। ये निर्वाचित चुनाव जीत करके आते हैं और एक निश्चित अवधि तक रहते हैं। दूसरा, अगर इनको हटाना है, इनके खिलाफ अविश्वास
प्रस्ताव पारित करना है तो विधानमंडल यानी वहां की कांग्रेस के पास कोई स्पेसिफिक पावर नहीं होती। उनको बहुत, अगर उनको इम्पीच भी करना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस वहां पर दिए हुए होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो काफी हद तक डिवाइडेड है। सेपरेशन बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर है। आप उसको ऐसे भारत की तरह नहीं वो कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर चाह करके भी मुख्याधिकारी को हटा नहीं सकता, इजीली नहीं है। ये प्रोसेस, इम्पीचमेंट की प्रोसेस बहुत टफ है। और दूसरा, अगर राष्ट्रपति भी चाहे कि वो विधानमंडल की काम में दखल अंदाजी करे, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आता है मंत्रिमंडल एक मुख्य अधिकारी के रूप में। राष्ट्रपति का तो हमें समझ में आ गया, दो प्रकार की प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली। दोनों में ही आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा शक्तियां होती है। संसदीय प्रणाली जो है वहां पर राष्ट्रपति मात्र एक नाम मात्र का अधिकारी है, वास्तविक शक्तियां उनके पास कुछ नहीं होती। मंत्रिमंडल एक मुख्य अधिकारी के रूप में, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बन जाता है, एक मुख्य अधिकारी बन जाता है, तब क्या होता है, या फिर कैबिनेट भी हम कह सकते हैं। कैबिनेट हालांकि अलग है, जब हम भारतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है। तो जहां संसदीय सरकार होती है वहां पे मंत्रिमंडल ही वास्तविक मुख्याधिकारी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत और ब्रिटिश मंत्रिमंडल आप समझ सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जो इसे अपना समय समाप्त होने से पहले हटा सकती है। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का नाम मात्र अधिकारी है। असल में पावर किसके पास है, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ सकते हैं, कैबिनेट भी समझ सकते हैं। ज्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के ही, मतलब संसद में से ही चुने गए लोग हैं। जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है उसी पार्टी के लोग मिल करके सरकार बना सकते हैं। अब मान लो 200 ही लोग हैं उस पार्टी के, सबके सब मिल करके तो मंत्री नहीं बन सकते ना। इसमें से कुछ लोग हैं जो मंत्री बन पाते हैं, उनका जो समूह होता है उसको मंत्री परिषद बोलते हैं। वो सरकार चलाता है, वो कार्यपालिका का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जवाबदेही उसकी फिर से संसद में ही होती है, हर एक मंत्री को आकर के संसद में जवाब देना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। इसके अलावा कॉलेजिएट कॉलेजिएट भी एक टाइप का है। इसमें क्या होता है, दोनों का ही मिक्स कर दिया, एक समिति बना दी। समिति में क्या होता है कि एक इंसान अधिकारी न होकर के कई सारे लोग मिल जाएंगे वहां पर आपको। जैसे यहाँ पे कार्यकारिणी 7 सदस्यों की बहुलवादी समिति होती है, सारे पद समान होते हैं और इनको संसद में स्थान मिला हुआ होता है। ये स्विट्जरलैंड में आपको अब मिल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप देखो, स्विस कार्यकारी परिषद जो है वो एक निश्चित काल के लिए चुनी जाती है, मत द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते आपको। और इस तरीके से जो है वो नेशनल काउंसिल वहां पर बनती है। नेशनल काउंसिल विधानमंडल को भंग नहीं कर सकती और विधानमंडल नेशनल काउंसिल में बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकती। में संसदीय व्यवस्था और जो हमने राष्ट्रपति व्यवस्था देखी थी, दोनों की ही समान विशेषताएं आपको इसमें मिल जाएंगी। इनके काम क्या होते हैं, देखिए, मुख्य अधिकारी एक केंद्रीय अधिकारी होता है। आप उसको समझे, वो राजनीतिक कार्य भी करते हैं और वो प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। राजनीतिक कार्य जैसे दल के नेता के रूप में बैठकों में भाग लेना और राजनीतिक व्यवस्था को देखना, उसको समन्वय बनाए रखना, दल के संगठन को मजबूत करना। प्रशासनिक कार्य में नीतियों का निर्धारण, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, समन्वय करना, नियुक्ति, स्थानांतरण, ऐसे मुद्दों पर फैसले लेना, जनसंपर्क बनाए रखना, विदेश के साथ रिश्ते स्थापित करना, राष्ट्रीय एकीकरण, और ये सारे काम होते रहते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया राष्ट्र के संबंध में। मैंने यहाँ पर देश के संबंध में आपको मुख्य अधिकारी के बारे में बताया। ऐसे ही संगठन में भी मुख्य अधिकारी होते हैं। संगठन में भी उनका भी काम कुछ कुछ ऐसा ही होता है, वो भी नीतियां बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। यानी टॉप लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण का काम होता है। फिर वो किस तरीके से नीतियों को लागू करेंगे वो हम समझेंगे जब हम क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानेंगे। जो हमारा शायद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम जानेंगे, तब जाके चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी पीसीएस नेट के लिए हिंदी में या इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारी जो डिटेल्स दी गई है नीचे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपने मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लिया और आपको कोई सवाल है जो पूछना है, तो बिल्कुल आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप फ़ोन करिए या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी है हमारी 9896859767, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। और जाते-जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और आपको लगता है कि कुछ अच्छा किया जा सकता है चैनल पे, आपकी तरफ से कोई सुझाव है, तो बिल्कुल बताइएगा। और साथ-साथ जाते-जाते ये जो घंटी आपको दिख रही है, वैसे तो आने से पहले होती है, जैसे मंदिर में जाने से पहले घंटी बजाई जाती है, बट आप फिर भी जाते-जाते जो है वो बेल प्रेस कर दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।